हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज तारीख है 7 सितंबर और आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने यूपीएस एसएससी पेट का एग्जाम दिया है। तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, लगभग 48 क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, ये इजी टू मॉडरेट रहा है। तो इसमें आज की इस क्लास में हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो एक बार आप लोग मैच करिएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं। और बाकी स्टूडेंट जो अन्य स्टेट से किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप ये एक तरह का एनालाइज़ कर पाएँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के। जिसमें कि इसमें पहला सवाल पूछा गया था कि कौन-सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? यदि आप अपने नज़रिए से देखें तो आप कहेंगे ये जीके का प्रश्न है। यदि मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो ये करंट अफेयर का सवाल है। क्यों मैं करंट अफेयर का सवाल कह रही हूँ? क्योंकि अप्रैल 2025 के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये इस समय चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया था। तो यहाँ से पूछा जा रहा है मधुबनी पेंटिंग के चित्रकार इनमें से कौन है? वैसे कई इसके चित्रकार हैं। चित्रकारों में जगदम्बा देवी, गंगा देवी, सीता देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो भारती दयाल एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। मधुबनी पेंटिंग को आप रिलेट करेंगे बिहार से, इंपॉर्टेंट मार्क करें। बेसिकली मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। फिर दूसरा सवाल है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो देखिए, भारत में ना यदि हम देखें तो मद्रास ब्लावस्की और कर्नल हेनरी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1882 में, लेकिन यहाँ पर स्थापना नहीं पूछी जा रही है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रमुख नेता यदि हम कहें तो ये एनी बेसेंट रही थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 44 का। इसमें कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास। देखिए, आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 आप लोगों को बताता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में। गोवा में तो पहले से लगा हुआ है। आजाद भारत के बाद यदि हम कहें तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में ऑफिशियली रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया? जब अमेरिका का डिस्कशन आया करंट अफेयर के इफेक्ट में, जरूर मैंने बताया है बाल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया था। फिर इसमें डे एंड थीम से क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस 2025 की थीम क्या थी? डेज एंड थीम वाला टॉपिक लास्ट मंथ ही मैंने कवर कराया है, जुलाई लास्ट में ही कवर कराया था। सबसे पहली बात, 17 जून को आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, ये थी भूमि को पुनर्स्थापित करे, अवसरों का लाभ उठाएं, यानी कि रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। फिर मौर्य वंश का संस्थापक ये पूछा गया है। तो मौर्य वंश का संस्थापक ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व इस साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला सवाल आपका मैथ का है। वैसे मैंने सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐड किए थे। अब मैथ का हो ही गया है तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कुछ इस श्रृंखला सीरीज दिखी हुई है आप लोगों के सामने, मतलब नंबर सीरीज है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। 3 के बाद 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है 3। 3 में ऐसा क्या किया गया है कि ये 3 ही है, ना बढ़ा है ना घटा है। तो 3 के बाद यदि हम देखें तो इसका गुना कर दें, 3 इंटू 1। तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, ये एज इट इज 3 का 3 ही रहेगा। फिर 3 के बाद 4.5 लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले 1 से गुना किया। अब क्या करेंगे, 1.5 से गुना कर देंगे। पहले 1 से गुना, फिर 1.5 से गुना। 1.5 से गुना करने पर ये आ जाता है 4.5। 4.5 के बाद क्या लिखा हुआ, 9। तो 4.5 का डबल क्या होता है, 9। तो पहले इसने 1 से गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया। मतलब आप समझ रहे, आधा 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 करके बढ़ा रहा है। 4.5 में हम 2 कर दें तो ये आपका आ जाता है 9। तो अब आप खुद समझदार हैं, समझिए, 1 का गुना किया गया, फिर 1.5 का गुना किया गया, फिर 2 का गुना किया गया। तो नेक्स्ट गुना किसका होगा, 2.5 का। तो यदि आप देखें तो 9 का 2.5 गुना आप करेंगे तो कितना आता है आपका, 22.5। ये लिखा हुआ है 22.5। अब आप समझिए, 1 का गुना हो गया, 1.5 का गुना हो गया, 2 का गुना हो गया, 2.5 का गुना हो गया। इसका मतलब है कि अब होगा 3 का गुना। तो ये आउटपुट निकल करके आता है आपका 67.5। ठीक है, 22 का गुना 3 में करेंगे तो 66 वैसे ही आता है, और यहाँ यदि आप देखेंगे तो 67.5 आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अरे वाह! इसे तो हमने सॉल्व भी कर लिया। तो क्या मैं समझूं करंट अफेयर के साथ-साथ मुझे मैथ भी पढ़ाना चाहिए?
इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? गढ़वाल हिमालय किस साइड आप पढ़ते हैं? उत्तराखंड में। तो गढ़वाली ये इसी उत्तराखंड का लोक नृत्य है। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अगस्त 1946 का जो दिन है, इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। फिर पूछा गया है इवेंट एंड समिट से क्वेश्चन, जो पिछले महीने मैंने आपको कवर कराया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक पूछी जा रही है। तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। डब्ल्यूएचओ की बैठक ना, ये जेनेवा में हुई थी, लेकिन आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूछा गया है। भारत के संविधान का भाग 1, इसमें क्या बताया गया है? भाग 1 में बताया गया है संघ, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है। और यदि पूछा जाता भाग 1 में 22 भाग बेसिकली आप पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला भाग, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आप पढ़ते हैं। एपेक का हेडक्वार्टर पूछा गया है। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर आप रिलेट करेंगे सिंगापुर, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम चले, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना की गई थी 1770 में। और ये भारत का पहला बैंक था जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने तत्कालीन भारतीय राजधानी जो उस समय थी कलकत्ता, यहां पर की गई थी। दत्ता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, दाता लिखा हुआ है, दाता, दाता यानी कि देने वाला। तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दात्री। उपाय का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम यानी कि जस्ट अपोजिट, ये होगा निरुपाय। अंक में भरना, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्यार से गले लगा लेना, स्नेह करना, ये अंक में भरना कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत शिखर पूछा जा रहा है कि ये किस देश में है? तो ये स्थित है नेपाल में। और ये नेपाल के हिमालय में स्थित प्रसिद्ध चोटी है, दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। धौलागिरी जो है ना, इसका संस्कृत में मतलब होता है श्वेत पर्वत। डीआरडीओ का एक क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नाग मार्क 2 मिसाइल विकसित की गई, पूछा जा रहा है किस प्रकार की मिसाइल है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर में। यदि आप पूछे मुझसे कमेंट बॉक्स में कि किस डेट में पढ़ाया है, तो विथ डेट मैं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैं पहले ऐसा ही किया करती थी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता था, मैं विथ डेट बताती थी कि ये क्वेश्चन इस दिन को मैंने पढ़ाया है। लेकिन आप लोग कहते थे प्रूफ देने के साथ साथ वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोगों को ट्रस्ट है, इसलिए मैं प्रूफ देकर के वीडियो लंबा ना करूं। लेकिन आप लोग कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किस दिन पढ़ाया है। खैर, यहाँ पर नाग मार्क 2 मिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर से पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले पूछा जाता तो ऋषभदेव, ऋषभदेव पहले थे। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को कौन सी गारंटी दी गई है? तो इन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी गारंटी दी गई है। आर्टिकल नंबर जो 23 है आपका 23, ये मानव तस्करी और जबरदस्ती जो मजदूरी कराई जाती, बंधुआ मजदूरी, इस पर रोक लगाता है। जबकि आर्टिकल नंबर जो 24 है ना, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में या खतरनाक काम नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध लगाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको डे एंड थीम में भी मैंने पढ़ाया था और डेली करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ाया था। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी 1894 में। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी नई महिला अध्यक्ष बनी है। पीरे डी कुर्बदन इसके हेड थे। अगला सवाल फिर मैथ का आ गया कि 20 मिनट जो है ये 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो देखिए, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, कितना हुआ? 20, 20, 40, 20, 60। 60 मिनट होता है ना, और 60 मिनट ही आपका 1 घंटा कहलाता है। तो ये 60 मिनट तो अपने आप में खुद ही 100% है। तो पूछा जा रहा है 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत हुआ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो 33, 1/3%, ये हुआ 20 मिनट का एवरेज। तो यही इसका कंप्लीट आंसर होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है?
तो ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल जहां पर पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई गई। जनवरी 2025 में पेप्सिको के द्वारा भारत और दक्षिणी एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा नितिन भंडारी। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहली बार किस शहर में शुरू किए गए थे? यदि पूछा जाता किस ईयर में शुरू किए गए थे तब तो 1896 आंसर होता। कहाँ शुरू किए गए थे? तो ये एथेंस में, यूनान की जो कैपिटल है ना एथेंस, यहाँ से शुरू किए गए थे। रोम क्या है? तो इटली की जो कैपिटल है ये हो जाएगी रोम, ये हो जाएगी टाइबर नदी के किनारे। पेरिस ये है फ्रांस की कैपिटल, ये है सीन नदी के किनारे। लंदन यूके की कैपिटल है और ये टेम्स नदी के किनारे है। बुद्ध ने दुख से भरी मुक्ति पर अपना जो पहला उपदेश दिया था, ये कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ ये वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में और इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें शालीमार बाग कहाँ स्थित है, तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि शालीमार बाग मुख्य रूप से आप दो जगह पढ़ते हैं। एक तो भारत में मतलब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है, ये डल झील के पास में। और फिर एक शालीमार बाग ये दिल्ली वाले क्षेत्र में, एक एरिया आप पढ़ते हैं वो दिल्ली में है। विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट कहाँ स्थित है? ये करंट का सवाल है। केरला से हमने रिलेट करके पढ़ा था। फिर पूछा जा रहा है अंकाट का विस्तार क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो अन यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ये तो हो गया यूएन का फुल फॉर्म। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसका 12वां सदस्य बना। ये बना है दिसंबर के महीने में 2024 में, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो यह है 15 दिसंबर 2024 को इसमें शामिल हुआ। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये यूरोपियन कंट्री स्वीडन की करेंसी है। साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम रैंड है। म्यांमार की कैपिटल नाइपीडो करेंसी क्यात है। युगांडा की कैपिटल कंपाला करेंसी शिलिंग है। साउथ अफ्रीका की वैसे 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन, करेंसी रैंड है। स्वीडन की करेंसी ये हो जाएगी आपकी क्रोन। स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर है 2025 में जो रिलीज किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है जो ये कब की गई थी? 1952 का ईयर आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर किन किन राज्यों में, यदि आपसे पूछा जाए तो देखिए भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं जिसमें कि ना द्विसदनी विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा नहीं है। तो केवल इसमें से यदि हम देखें ना तो 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनी विधानमंडल है। विधानमंडल यानी कि विधान परिषद विधानसभा दोनों द्विसदनी है। कौन कौन से राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ तेलंगाना ऑप्शन में है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर क्या है द्विसदनी व्यवस्था है। कहाँ नहीं है? तो यहाँ राजस्थान में नहीं है। किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा रिलीज की गई। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं। शिमला समझौता ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। तो ये जो शिमला सम्मेलन है ना, शिमला सम्मेलन वायसराय जो लॉर्ड वेवल थे और भारत ब्रिटिश के जो प्रमुख राजनीतिक नेता हैं इनके बीच में हुआ था। और इसका पर्पस क्या था? वेवल योजना पर सहमति बनाना। निम्नलिखित में से सबसे अलग सर्वथा भिन्न कौन सा है, सबसे ऑड कौन सा है? देखिए नमकीन, मतलब कि यदि आप कोई चीज खा रहे हैं तो आपको नमकीन स्वाद लग रहा है, कुछ खा रहे हैं तो मीठा स्वाद लग रहा है और कुछ खा रहे हैं तो खट्टा लग रहा है। लेकिन बेस्वाद यानी कि किसी भी स्वाद का पता ही नहीं चल रहा, ना नमकीन का, ना खट्टे का, ना मीठे का। तो ये सबसे इसमें अलग हो गया, टेस्टलेस। फिर किस देश ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? कई बार जब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की स्लाइड मैंने ऐड करी है, ये फैक्ट जरूर बताया है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता रहा है। फिर ऋग्वेद, इसमें कितने सूक्तों का संग्रह है, यानी कि कितने भजनों का संग्रह है? 1028। बेसिक जीके का क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है जो करेक्टली आप स्पेल्ड कर सकते हैं? तो ग्रेसियस, GRACIOUS, इसका मतलब क्या होता है? काइंड भी आप कह सकते हैं, दयालु भी आप कह सकते हैं, ग्रेसियस इसमें हो जाएगा।
चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। विक्ट्री का अपोजिट चुनना है। विक्ट्री विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत। और डिफीट का क्या मतलब होता है? हारना। तो ये इसमें अपोजिट हो गया। विनोद ने विशाल को, अच्छा ये आपका रीजनिंग का सवाल हो गया। चलिए इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये विनोद है, ये विशाल है। तो विनोद ने विशाल को अपने पिता, इसके फादर हैं, अपने पिता की पत्नी, अपने पिता की पत्नी मतलब ये विनोद की क्या हुई? माँ हुई, के इकलौते भाई के रूप में पेश किया। यानी कि विनोद की जो माँ है, इसी का इकलौता भाई है कौन? विशाल। इकलौते भाई का बेटा। अच्छा कंप्लीट करना है इसे, तो थोड़ा-सा इसे मैं फिर से सॉल्व कर देती हूँ। देखिए, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई, यानी कि ये जो पत्नी का भाई है, यानी कि विनोद की माँ का भाई, इनका क्या हो गया? मामा। इन्हीं का ये बेटा है, तो ये ममेरा भाई कहलाया। यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी राइट आंसर था। फिर 98 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में ये कब प्रस्तुत की गई थी? 28 जुलाई 2000 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई, जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो ये थी लोबिया की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसरो का फॉर्मेशन ईयर है 1969। बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। वी नारायण इसके हेड हैं। फिर 100वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और कम से कम 60 मेंबर हो सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। वीडियो को लेकर के अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।